हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका एजुकेटर अमित गौड़ और आज हम 9th क्लास के सेकेंड लेक्चर में हैं, जहां पर हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ सेल्स के बारे में। इससे पहले हम बात करते हैं कि हमने लास्ट टाइम क्या पढ़ा था। लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था, पूरा सेल को डिस्कस किया था, सेल क्या होता है और सेल के नंबर के बेसिस पर जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो किस तरह के होते हैं। उसके बाद हमने डिस्कवरी ऑफ द सेल की बात की थी। तो अब हम बात करते हैं कि जो सेल्स होती हैं वो कितने टाइप की होती हैं। तो मेनली सेल्स जो होती हैं वो टू टाइप्स होती हैं। नंबर फर्स्ट प्रोकैरियोटिक सेल्स एंड नंबर सेकंड यूकैरियोटिक सेल्स। तो फर्स्ट की बात करें, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में डिफरेंसेस की बात करते हैं। हम डायरेक्ट यहाँ पर डिफरेंसेस को लेते हैं कि उनमें दोनों में डिफरेंस क्या होते हैं। प्रोकैरियोटिक, देखो प्रो का मतलब ही होता है कि सबसे पहले, यानी एंशिएंट टाइम में सबसे पहले जो सेल्स बनी उनको हम प्रोकैरियोटिक सेल्स बोलते हैं। यू का मतलब होता है ट्रू, कैरियोटिक मतलब, देखो जो यूकैरियोटिक वर्ड है वो दो शब्दों से मिलकर बना है। यू का मतलब होता है ट्रू और कैरियोटिक जो है वो है कैरियन। कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस, यानी ट्रू न्यूक्लियस वाली सेल्स। और प्रो का मतलब होता है फॉल्स या एंशिएंट या फिर बहुत ही सिंपल। और कैरियोटिक का मतलब कैरियन यानी न्यूक्लियस, तो सबसे सिंपल न्यूक्लियस से बनी सेल्स। ठीक है, तो ऐसी सेल्स जिनमें सबसे सिंपलीफाइड न्यूक्लियस पाया जाता है या फॉल्स न्यूक्लियस पाया जाता है उनको हम प्रोकैरियोटिक सेल्स कहते हैं, और जिनमें ट्रू न्यूक्लियस पाया जाता है उनको हम यूकैरियोटिक सेल्स कहते हैं। नंबर फर्स्ट पॉइंट ये आता है कि इस जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होती हैं वो साइज में बहुत ही ज़्यादा छोटी होती हैं, बहुत ही स्मॉल होती हैं, जिनका साइज जो है वो 1 to 10 माइक्रोमीटर तक रेंज करता है। 1 से नीचे भी ये पॉइंट में भी जाता है, जैसे कि हमने लास्ट टाइम पढ़ा था कि स्मॉलेस्ट सेल ऑफ द वर्ल्ड कौन सी है, माइकोप्लाज्मा है, जिसका साइज कितना होता है 0.1 माइक्रोमीटर होता है। और माइकोप्लाज्मा एक प्रोकैरियोटिक सेल है। ठीक है, अगर हम इधर यूकैरियोटिक सेल में डिफरेंस की बात करें तो ये लार्ज इन साइज होती हैं और इनका जो साइज है वो रेंज करता है 5 to 100 माइक्रोमीटर, यानी 5 से लेकर 100 तक माइक्रोमीटर के बीच में कुछ भी साइज इनका हो सकता है। ठीक है, नंबर सेकंड जो आता है न्यूक्लियस इज एब्सेंट, न्यूक्लियस इज प्रेजेंट। जो फाल्स न्यूक्लियस की बात हम कर रहे थे प्रोकैरियोटिक सेल्स में, फाल्स न्यूक्लियस का मतलब होता है न्यूक्लियस के चारों ओर किसी मेम्ब्रेन का ना होना। ठीक है, यानी इनका जो न्यूक्लियर मटेरियल होता है, इनका जो जेनेटिक मटेरियल कह सकते हैं, न्यूक्लियर मटेरियल कह सकते हैं, उसके चारों तरफ किसी प्रकार की कोई लेयर कवरिंग नहीं पाई जाती है, इसलिए कंप्लीट न्यूक्लियस इनमें नहीं होता है या ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता है, इसलिए उसको फॉल्स न्यूक्लियस बोलते हैं। ठीक है, ऐसे यूकैरियोटिक सेल्स की बात करें तो इनमें न्यूक्लियस इज प्रेजेंट। तो इनका जैसे ये जेनेटिक मटेरियल है डीएनए, और इसके चारों तरफ एक कवरिंग होगी, एक एनवलप होगा जिसको हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं, और ये कम्प्लीटली डिफाइंड होगा, यानी सेल में आप एकदम अच्छे से डिफरेंशिएट कर पाएंगे कि सेल के अंदर बाकी के जो सेल ऑर्गेनल्स हैं वो कहाँ पर हैं और जो न्यूक्लियस है वो कहाँ पर है। ठीक है, तो प्रोकैरियोटिक सेल्स में न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, यानी कि फॉल्स न्यूक्लियस होता है, और यूकैरियोटिक सेल्स में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, यानी कि उनमें वेल डिफाइंड वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस पाया जाता है। चलिए आगे नेक्स्ट पॉइंट को लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इट कंटेन्स सिंगल क्रोमोजोम। ठीक है, जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होती हैं उनमें क्रोमोजोम होता है वो सिंगल होता है। ठीक है, ये सिंगल क्रोमोजोम क्या होते हैं, क्रोमोजोम प्रोटीन और डीएनए से मिलकर बने स्ट्रक्चर्स होते हैं, जिनमें जिनमें उस ऑर्गेनिज्म के सभी करेक्टर से रिलेटेड इंफॉर्मेशन कोड रहती है। ठीक है, उसकी बॉडी के, उसकी बिहेवियर के, उसके जितने भी करेक्टर्स, जितने भी टाइप के होंगे वो सारे करेक्टर्स उसके क्रोमोजोम में कोड रहते हैं, और फिर आगे अगली जनरेशन में यानी उसकी अगली पीढ़ी में क्या होते हैं, वो ट्रांसफर होते हैं। ठीक है, ऐसे ही यूकैरियोटिक सेल्स की बात करें, इट कंटेन्स मोर देन वन क्रोमोजोम। इनमें एक से ज़्यादा क्रोमोजोम्स पाए जाते हैं। जैसे हम लोगों की सेल्स होती हैं वो ह्यूमंस की सेल्स कैसी हैं, यूकैरियोटिक सेल्स हैं, और हम में लगभग 46 क्रोमोजोम्स पाए जाते हैं। और प्रोकैरियोटिक सेल्स का एग्जाम्पल है बैक्टीरिया, जिनमें कि एक ही क्रोमोजोम पाया जाता है।
ठीक है, तो ये समझ गए, क्रोमोसोम उनमें सिंगल होता है, उनमें एक से अधिक। नंबर 4 जो पॉइंट आता है वो है कि मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स आर एब्सेंट। मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स का क्या मतलब है? देखिए, कुछ जैसे सेल होती है, सेल के चारों तरफ एक कवरिंग होती है, उसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। वो उसको उस चारों तरफ से बाउंड करके रखती है, बांध के रखती है एक तरह से सेल को। और वो स्पेशल टाइप का एक स्ट्रक्चर है जो ये डिसाइड करता है कि सेल के अंदर किन चीज़ों को आना है, किन चीज़ों को बाहर जाना है। ये सारा डिसीजन का काम जो है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, और वो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट, एक तरह से सेल के अंदर इम्पोर्ट एक्सपोर्ट में हेल्प करती है। ठीक है, तो इनमें ऐसे ही सेल ऑर्गेनल्स भी पाए जाते हैं। इनमें कुछ ऑर्गेनल्स यानी इनके कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं, स्पेशल कुछ पार्ट्स होते हैं सेल के, उनके चारों तरफ भी कुछ में, ठीक है, कुछ में उनके चारों तरफ भी इसी प्रकार की मेम्ब्रेन पाई जाती है जैसी सेल के चारों तरफ पाई जाती है। बट प्रोकैरियोटिक सेल्स में वो सारे ऑर्गेनल्स नहीं पाए जाते जो मेम्ब्रेन बाउंड हो, मेम्ब्रेन जिनके चारों ओर हो। तो इसका मतलब है इसमें कौन से वो मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स नहीं पाए जाते? माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टेट्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी अपरेटस, लाइसोसोम एक्सेट्रा, ये सारे उनमें इसमें नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, प्रोकैरियोटिक सेल में। बट अगर हम यूकैरियोटिक सेल की बात करें तो इसमें सभी मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टेट्स, इनके बारे में हम और आगे डिस्कस करेंगे काफ़ी अच्छे से। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी अपरेटस, लाइसोसोम और पैरोक्सिसोम्स, इस तरह के बहुत सारे और अदर सेल ऑर्गेनल्स इसमें पाए जाते हैं। ठीक है, नंबर 5 है जो सेल डिवीजन टेक्स प्लेस बाय फिजन और बडिंग, दैट इज कॉल्ड अमाइटोसिस। ठीक है, सेल डिवीजन जो होता है, सेल डिवीजन का मतलब जैसे कि एक सेल है, ठीक है, ये एक सेल है और इसमें क्या है कि ये सेल है, ठीक है, ये एक सेल है और ये सेल जब एक सेल से ही दो अलग अलग सेल्स डिवाइड होकर के दो न्यू सेल्स फॉर्म होती हैं, इसको हम डिवीजन बोलते हैं। ठीक है, डिवाइड हो जाएगी और दो नई सेल्स बन जाएंगी। तो इसमें जो प्रोकैरियोटिक सेल्स में डिवीजन होता है वो फिजन के द्वारा या फिर वडिंग के द्वारा होता है। फिजन क्या है? फिजन, इसमें दो सेल्स बीच से बट जाती हैं और आधी आधी दो डिवाइड होकर के फिर नई दो सेल्स बना लेती हैं। बडिंग में क्या होता है, एक आउटर ग्रोथ निकलती है सेल की किसी भी कॉर्नर से, किसी भी एरिया से, और फिर वो धीरे धीरे थोड़ी सी बड़ी होकर के उस सेल से अलग हो जाती है और इस प्रकार से दो नई सेल्स बन जाती हैं। ठीक है, तो ये तो सेल डिवीजन का एक तरीका है जो कि प्रोकैरियोटिक सेल्स में होता है और इसको अमाइटोसिस बोलते हैं। जबकि यूकैरियोटिक सेल्स में सेल डिवीजन जो होता है वो माइटोसिस या मियोसिस के द्वारा होता है। ठीक है, माइटोसिस और मियोसिस क्या है, इसमें जो सेल डिवीजन होता है, जैसे ये सेल है तो माइटोसिस में क्या होगा, एक सेल से 2 न्यू सेल्स बनती हैं, और मियोसिस जो होता है उसमें एक सेल से 4 न्यू सेल्स बनती हैं। ठीक है, 4 न्यू सेल्स बनती हैं। तो यहाँ पर जो प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं उसमें सिर्फ अमाइटोसिस होता है और यूकैरियोटिक सेल्स में माइटोसिस और मियोसिस दोनों होता है। तो इस प्रकार से हमने दोनों को डिफ्रेंशिएट किया और यहाँ पर हमको पता चला है कि प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं बहुत ही सिंपल सेल्स हैं, जबकि यूकैरियोटिक सेल्स जो हैं वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स सेल्स हैं, बहुत ही वेल ऑर्गेनाइज्ड, वेल डेवलप्ड हैं। ठीक है, तो और प्रोकैरियोटिक सेल्स का एग्जांपल लें अगर, प्रोकैरियोटिक सेल्स जो होती हैं उनसे बने ऑर्गेनिजम्स को हम प्रोकैरियोट्स बोलते हैं और यूकैरियोटिक सेल्स से बने ऑर्गेनिजम्स को हम यूकैरियोट्स बोलते हैं। अगर हम प्रोकैरियोटिक सेल्स या प्रोकैरियोट्स का एग्जांपल लेते हैं तो बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा और ब्लू ग्रीन एल्गी इसका एग्जांपल है। यूकैरियोटिक सेल्स का अगर हम एग्जांपल लें तो इन तीन के अलावा जितने भी टाइप के ऑर्गेनिजम्स बचे आपके, चाहे फिर वो प्रोटिस्टा हो यानी प्रोटोजोन्स हो, अमीबा, एगुलिना, या फिर फंजाई हो गए बहुत सारे आपके, ईस्ट हो गया, उसके बाद ये एनिमल्स, प्लांट्स, ये सभी यूकैरियोटिक सेल से मिलकर बने होते हैं और इनको फिर हम यूकैरियोट्स बोलते हैं।
ठीक है, चलिए आगे अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट। देखिए यहाँ पर आपको फिगर की सहायता से यहाँ पर बताई गई हैं कुछ चीज़ें, मैं आपको डिफाइन कर देता हूँ। जैसे कि एक प्रोकैरियोटिक सेल है और ये एक यूकैरियोटिक सेल है। यहाँ पर आप देखिए हम बात जो कर रहे थे कि वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस इसमें नहीं होता है या ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता, फॉल्स होता है। तो यहाँ पर देखिए इसके चारों तरफ किसी तरह की आपको कोई मेम्ब्रेन दिखाई नहीं दे रही, जबकि इसके न्यूक्लियस के चारों तरफ यहाँ पर आपको मेम्ब्रेन दिखाई दे रही होगी। यानी इनका न्यूक्लियस जो है वो वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस है। इसको और प्रोकैरियोटिक सेल्स का जो न्यूक्लियस होता है उसको न्यूक्लियोइड बोलते हैं, क्योंकि इनका जो जेनेटिक मटेरियल है वो इसके साइटोप्लाज्म में ही स्कैटर्ड रहता है, उसमें ही पाया जाता है। जब इसका एक अलग बॉडी होती है, सेल के अंदर एक अलग स्ट्रक्चर होता है पूरा, जिसमें न्यूक्लियर पोर, न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोप्लाज्म और न्यूक्लियर एनवेलप ये सब चीज़ें पाई जाती हैं, फिर ये जाकर के न्यूक्लियस बनता है। ठीक है, तो ये तो थी बात किसकी, ट्रू न्यूक्लियस की। इसके बाद हम बात करें जैसे मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स की, तो इसमें आप देख सकते हैं प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर किसी तरह के कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स आपको दिखाई नहीं दे रहे होंगे, सिर्फ राइबोसोम दिखेगा आपको यहाँ पर। ठीक है, और जबकि यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर आप देखिए, देखो यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया भी आपको दिख रहा है, गोल्गी एपरेटस भी दिख रहा है, इसके बाद आपको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी दिख रही है, लाइसोसोम भी दिख रहा है। ठीक है, तो ये सारे सेल ऑर्गेनल्स यूकैरियोटिक सेल्स में पाए जाते हैं जो कि कैसे हैं मेम्ब्रेन बाउंड है। ठीक है, नेक्स्ट जो हम बात कर रहे थे कि इनमें जो डीएनए होता है या जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो सिंगल होता है, और जबकि इनमें एक से ज़्यादा भी हो सकती है। तो ये तो थी हमारी फिगर्स की सहायता से प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स की बात। आगे हम बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ सेल। अब हम डिटेल में इसके स्ट्रक्चर को स्टडी करेंगे कि सेल का जो स्ट्रक्चर है वो किस तरह का होता है। तो ऑल द सेल्स हैव फॉलोइंग 3 मेजर फंक्शनल रीजन्स। ठीक है, सभी जो सेल्स होती हैं उनमें 3 मेजर फंक्शनल रीजन्स होते हैं। नंबर फर्स्ट जिसमें होता है सेल मेम्ब्रेन एंड सेल वॉल, दूसरा न्यूक्लियस और तीसरा साइटोप्लाज्म। देखिए सेल मेम्ब्रेन एंड सेल वॉल जो होती हैं वो इसकी आउटर कवरिंग्स हैं, सेल को बाहर से घेरने वाली लेयर्स हैं। ठीक है, न्यूक्लियस जो है वो कंट्रोल सेंटर है सेल का, बीच में पाया जाता है सेल के, और साइटोप्लाज्म जो है वो सेल का एक तरह का फ्लूइड सब्सटेंस है जो सेल को अलाइव रखता है या उसको सूखने से बचाता है। और भी डिटेल में इसके बारे में बात करें, मैं आप थोड़ा सा ही बता रहा हूँ। तो ये 3 मेजर फंक्शनल रीजन्स होते हैं सेल के अंदर। और जो हम बात कर रहे थे अभी कि मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स की, तो वो सारे सेल ऑर्गेनल्स यहाँ साइटोप्लाज्म में बिखरे होते हैं, इसी में पाए जाते हैं। ठीक है, और सेल मेम्ब्रेन सेल वॉल क्या है, ये इसके चारों तरफ की कवरिंग्स हैं, आउटर कवरिंग्स हैं। ठीक है, तो चलिए इसके बारे में हम डिटेल में अगले लेक्चर में बात करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, टेक केयर।